हेलो बच्चों, मैं चंद्रिका आत्रे न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक लेसन पढ़ा था, तो उसमें हम व्याकरण हमने शुरू किया था और व्याकरण के साथ साथ कुछ चीज़ें थोड़ी सी जो हमारी रिपीटेड हैं, जो 9th क्लास से है, तो उनको भी आपको उसी वे में पढ़ना है जिस वे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से उस पर अब वापस हम डिस्कस ना करें और आज से हम जो नया एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब एक चीज़ और मैं चैप्टर शुरू करने के पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपने जो अभी अपना 2021 का जो सिलेबस है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा और उसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। क्योंकि सारी चीज़ें हम आप सिलेबस पे डिपेंड होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सिलेबस में जो आपको कोर्स में जो लेसन आपको कट किए गए हैं और जो नए ऐड तो करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जो हमारे लेसन है वो हट चुके हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि अभी एक लेसन हमारा भी फिर भी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही अगर कुछ लेसन कंफर्म होगा तो मैं उस लेसन की भी वीडियो आपको भेज दूंगी। इसके अलावा मैंने आपको एक बोला था कि किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो लेसन से रिलेटेड या वीडियो में जो आपको कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हो या PDF फाइल के दौरान अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम अब इसमें क्या होगा। और अगर नहीं तो वैसे भी अभी क्लासेस कभी स्टार्ट हो सकती हैं। आप लोग सुन ही रहे होंगे कि सभी दूर 9वीं से 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वापस ओपन हो रही हैं। तो आप लोग अपने जो भी डाउट्स हैं वो आकर आप यहाँ पर भी आकर पूछ सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। आप जब भी आपको मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए मेरी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। वैसे हिंदी में आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अभी आपने जो हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम दिया आपने वो भी बहुत अच्छे से दिया, और आप ये जो हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है उसको आप बहुत अच्छे से संभाल के रखना, उसको पूरा अपने माइंड में सेट कर लेना कि कौन सा नंबर कितने नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसको आपको कितने टाइम में कवर करना है। अपनी राइटिंग स्किल पर बहुत ध्यान देना। आप 3 घंटे कंटिन्यू लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी छूट न जाए, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पतझड़ की टूटी पत्तियों से जो एक लेसन है झेन की देन। आप लोगों ने देखा होगा आपके स्पर्श में ये है पतझड़ में टूटी पत्तियां झेन की देन। आपका जो स्पर्श की जो बुक है उसमें ये सेकंड पैराग्राफ है, मतलब सेकंड प्रसंग है। 2 प्रसंग दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट प्रसंग को क्या है कि कट कर दिया गया है, कोर्स में उसको ऐड नहीं किया गया है, तो निश्चित हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है वो जो आपका है झेन की देन। अब आप पार्ट के नाम से सोच रहे होंगे कि पतझड़ में टूटी पत्तियां, ये एक मेन हेडिंग है पार्ट की, लेकिन उसके अंदर 2 प्रसंग दिए गए हैं। एक है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो गिन्नी का सोना पार्ट हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो कोर्स में से कट हो गया है, तो हम सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। तो झेन की देन, अब झेन की देन पार्ट से आपका जो सारांश ये निकलता है या स्पष्ट ये होता है पार्ट के नाम से। झेन क्या है? जापान में जो एक ध्यान की जो पद्धति है, ध्यान मतलब मेडिटेशन है ना, योग, तो उसको कहा जाता है झेन। और देन मतलब वो उनको एक सौगात में मिली है, एक परंपरा जो मिलती है हमें घर परिवार से, या कहना चाहिए जो हमारे अपने आसपास के क्षेत्र से जो हमें रीति रिवाज या परंपराएं जो मिलती है उनको कहते हैं देन, यानी जो हमें विरासत में मिली है उनको कहा जाता है देन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं झेन की देन, यानी जापानियों को जो अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में जो उनको जो शांति के जो वो कुछ पल बिताते हैं, या योग की जो मेडिटेशन के लिए जो अपने दिमाग को आराम देने के लिए जो वो पद्धति अपनाते हैं, उसको कहा जाता है झेन की देन। यानी अपने दिन भर के कार्यकलाप से जब हम थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग से जब हम वर्क कर लेते हैं और जब हमें थकान होती है, डिप्रेशन में जाते हैं हम, तो उस चीज़ से बचने के लिए जापानियों ने एक योग पद्धति निकाल रखी थी जिसमें वो अपने आप को आराम देना, अपने आप को शांति देने का प्रयास करते थे। अब जापान में ही ये क्यों पद्धति अपनाई गई या वहीं पर क्यों इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप भी मेरे ख्याल से मेडिटेशन या योग को आप भी इस चीज़ को महत्व तो देते हैं। आज के युग में हम सभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं।
शरीर में जो हमारा दिमाग है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। यहाँ तक कि सोते समय भी हम हमारे दिमाग में हमेशा अपने कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या तो जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं, या जो होने वाला है या जो आने वाला समय है हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो सोते वक्त भी हमारा दिमाग आराम नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है। तो क्या किसी चीज़ से, किसी वस्तु से जब उसकी क्षमता से अधिक हम उपयोग करते हैं, जैसे मशीन है, मशीन की जितनी पावर होगी या उसकी जितनी क्षमता होगी, अगर हम उससे अधिक उससे काम लेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन खराब हो जाएगी। तो खराब होने का मतलब ये है कि जब हमारे दिमाग से हम अत्यधिक काम लेंगे, उसको बिल्कुल आराम नहीं देंगे, उसको योग या मेडिटेशन में या ध्यान की पद्धति में हम नहीं लगाएंगे, तो निश्चित है कि कुछ समय बाद हमारा दिमाग भी वर्क करना बंद कर देगा। तो यहाँ जापान के बारे में इसलिए बताया गया है कि आप लोग जानते हैं कि जापान एक विकासशील देश है। हमेशा अमेरिका से उसकी स्पर्धा यानी कंपटीशन रहता है कि जितना ज़्यादा वहाँ काम हो उससे ज़्यादा और 3 गुना अधिक गुना हम काम करें। ये हमेशा उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी होड़ रहती है कि पहले हम ये काम कंप्लीट करें पहले। कहने का ये मतलब है कि जापानी अपने दिमाग से जो काम 1 महीने में होता है उसको वो 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेने की उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, एक उत्सुकता रहती है। वो इतना ज़्यादा अपने दिमाग से काम लेते हैं कि उन्हें इस योग या एक मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं झेन की देन। अब मैं थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ की लाइन से पढ़ती चली जा रही हूँ पार्ट को, थोड़ा सा विशेष रूप से आप उसको सेल्फ स्टडी में जरूर पढ़ना। अगर यहाँ पर कुछ छूट रहा है तो वैसे तो मैं यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं उनका मैं आपको अर्थ बताती चलूँगी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जापान से मैंने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है। अब एक लेखक है, हमारे लेखक का जो मित्र है वो उनसे पूछता है कि जो जापान के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की बीमारियाँ होती है। तो सब वहाँ पर उसके दोस्त ने उसको बोला कि मनोरुग्ण यानी दिमाग से जो बीमार, जो डिप्रेशन में रहता है, जो हमेशा टेंशन में रहता है, या तो अपने काम की टेंशन या अपनी जो कोई समस्याएं हैं उनकी टेंशन, या ना कुछ चिंताएं हमेशा मनुष्य को जो घेरे रहती हैं वो मानसिक। उन्होंने जवाब दी यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तो हम अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने का पूरा होने वाला काम हम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। जापानियों के बारे में यहाँ पर लेखक को उनके मित्र बता रहे हैं कि जापान के लोग क्या करते हैं। दिन भर काम में व्यस्त रहना, अपने काम में तरक्की करना, अपने देश को आगे बढ़ाना, नित नई खोज करना, नए नए तरीके ढूंढना। तो इस चीज़ में वो अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते। तो इस कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे मानसिक बीमारियां उनको बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। शाम को हमारे दिमाग की रफ्तार में एक स्पीड का इंजन लगा हुआ है जो 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ रहा है। यह एक ऐसा क्षण आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और ये पूरा का पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि मानसिक रोग यहाँ पर बढ़ गए। अब देखिए, मैंने आपको एक अभी उदाहरण बताया कि कोई भी चीज़ की कोई एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। अगर आप उसकी सीमा से अधिक उसको यूज़ करेंगे या उसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित है उसमें खराबी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो स्पीड का इंजन ये कह रहे हैं कि कोई मशीन है, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर हम उसको चलाएंगे या यूज़ करेंगे तो निश्चित है उसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी, या एक दिन ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगी यानी हमारे शरीर को कुछ नुकसान भी हो सकता है या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसको हमें बहुत योग और ध्यान और मेडिटेशन से हमें उसको पावर बनानी है, उसको अंदर पावर देनी है और हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। शारीरिक रूप से जब हम थकते हैं तो हमारी मांसपेशियों में या हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है तो हम कुछ उसको आराम करके ठीक कर लेते हैं। लेकिन दिमाग को आराम देने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई? तो दिमाग को आराम देने के लिए हमने योग और मेडिटेशन का सहारा लिया है। हम भी उसी चीज़ को सहारा मानते हैं और जापानी में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वहाँ का क्या कारण, वहाँ की ये जो झेन की देन की जो परंपरा है उसको किस तरीके से, मेडिटेशन वहाँ किया तो जाता है लेकिन किस तरीके से, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शाम को मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय की एक जो पार्टी होती है वहाँ पर ले जाया गया। चाय पीने की एक विधि है, जापान में उसे चा नो यूं कहते हैं। जापान में एक चाय पीने की पद्धति, अब चाय पीना वही जो हम आप और सुबह जो उठ के जो हमारे
डेली रूटीन में है कि घर में चाय बनती है, तो चाय पीने से क्या होता है, एक अजीब तरह का हमें नशा आता है। नशा यानी कि हम थोड़े से प्रिपेयर हो जाते हैं 2-2.5 घंटे काम करने के लिए। आप लोगों ने बहुत के मुंह से सुना होगा कि अरे चलो चाय पी लो तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा या हम ज़्यादा देर तक काम कर लेंगे। एक समय अगर हमें भोजन ना मिले तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों की ये हैबिट में है कि अगर उन्हें चाय थोड़ी थोड़ी देर में देती जाएँ तो वो अपने काम में थोड़ा सा स्फूर्ति आ जाती है, उन्हें थोड़ी सी उनको पावर आ जाती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, चाय में ऐसी कोई ताकत नहीं होती है, ये तो हमारी मानसिकता है कि हमें उसकी आदत होती है और उस चीज़ को हमें जैसे ही मिल जाती है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो जापान में जो चाय पीने की एक पद्धति है उसको मेडिटेशन के अंतर्गत लिया गया कि चाय को कैसे पीना और कैसे धीरे धीरे उसको पीते हुए अपने दिमाग को आराम देना। अब वो कैसे है आप पार्ट में आगे देखेंगे। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों और तातामई की चटाई, तातामी यानी चटाई की जमीन पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी थी यानी पत्तों की एक झोपड़ी बनी हुई थी और बहुत शांति लग रही थी उस जगह पर जाने के बाद लेखक को, जब वो उसके मित्र के साथ गया। हमने अच्छे तरीके से हाथ पांव धोए, तौलिए से पोंछे, अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है चाजीन, जो उनके लिए रिस्पेक्ट से उनको अंदर लेकर गया और उनको बहुत अच्छे से अदब से उनको बिठाया, हाथ पांव धुलाए और बड़े साफ तौलिए से उनको पोंछने के लिए दिया। यानी ये सारी प्रक्रिया इतने अच्छे तरीके से की गई कि बड़ी शांति महसूस हो रही थी। हम भी देखिए कभी अपने जो डेली का जो हमारा रूटीन है कि सुबह से उठना, भागा दौड़ी करना, स्कूल जाना, घर के सारे काम निपटाना और दिन भर दौड़ के हम अपने जो काम के पीछे हम अपने शरीर को और अपने दिमाग को जो आराम नहीं दे पाते हैं और फिर ऐसा हम कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू करते ही जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि हमें ऐसा लगता है कि सब छोड़ो और बस अब कहीं चले जाओ, ऐसे एकांत वातावरण में चले जाओ जहां नहीं तो हमसे किसी को कुछ बोलना पड़े, ना हमें किसी बात का जवाब देना पड़े। बिल्कुल एकांत में पहाड़ी इलाके पे जाकर चुपचाप शांति से बैठ जाना हमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में ऐसा हर मनुष्य चाहता है कि दिन भर काम की बजाय कुछ समय, कुछ पल हम अपने लिए निकालें, कुछ अपने शरीर के लिए निकालें, या कहना चाहिए कुछ अपना मेडिटेशन करें, कुछ योग करें, ध्यान करें। शांति के एक वातावरण में थोड़ी देर भी अगर हम बिताते हैं तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात पर जोर दिया गया है। तो निश्चित है हमें भी अपने दिमाग को आराम देने के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो हमारा रोज का जो रूटीन है उस रूटीन से अलग हट के कुछ 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट हमें योग को, ध्यान को देना ही चाहिए। अब वहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया हुई उस चीज़ को अब इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। वहाँ अंदर आया और उसने हमें झुककर प्रणाम किया। 2 झो यानी कि जापान में कहा जाता है आइए तशरीफ लाइए। कमरे में हमें बैठने की एक जगह दिखाई दी गई, अंगीठी सुलगाई गई, मतलब कुछ तापने के लिए कुछ अंगार लगाई गई हुई थी वहाँ पर। उस पर चायदानी रखी हुई थी। चायदानी यानी जिसमें बड़ा बर्तन जिसमें चाय रखी जाती है। बगल के कमरे में जाकर वह कुछ बर्तन ले आया, टोलिए से उसने बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण यानी इतने रिस्पेक्ट के साथ और इतनी अदब से उस व्यक्ति ने किया कि लेखक और लेखक का मित्र बड़े खुश हो गए कि वाह, कि हर काम को उसने तरीके से, सलीके से जब कोई हमारे सामने करता है। कहना ये मतलब चाह रहा है लेखक यहाँ पर कि हम हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम शांति से कहीं बैठ जाते हैं और कोई हमारे लिए कुछ काम करता रहता है और हम उसको जब शांति से कोई काम हमारे सामने करता हुआ हम उसे देखते हैं तो हमारे अंदर भी शांति महसूस होती है। और जब भागा दौड़ी वाला माहौल रहता है तब हम भी उस भागा दौड़ी में अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सारी दिनचर्या को भूल जाते हैं और बस उसी काम में लगे हुए रहते हैं। और जिससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। शारीरिक रूप से तो थकते ही थकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रक्रिया को बताया गया है कि हम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से शांति दे सकते हैं। हर भंगिमा से, भंगिमा यानी मुद्रा, भंगिमा यानी उसका जो भी काम करने की जो भी उसकी प्रोसेस थी उसको भंगिमा कहा गया है। जय जयवंती के सुर गूंज रहे थे। जय जयवंती एक राग है, एक मधुर राग है। जब वो बजता है तो हर किसी को शांति या सुकून महसूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, घर पर अकेले रहते हैं तो हम कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देते हैं, कोई अच्छा सा शो लगा देते हैं, या कोई अच्छी सीनरी देखते हैं जिनसे हमें देख देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग गार्डनों में जाना पसंद करते हैं, शाम के समय घूमना पसंद करते हैं।
जैसे झरनों के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। क्यों जाते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमें उन चीज़ों को देखकर हमारे आत्मा में शांति मिलती है, हमारी आंखों को सुकून मिलता है। आज के युग में सब लोग हरियाली पे और वृक्षारोपण पे इतना क्यों जोर दे रहे हैं? आप भी खुद महसूस करिए ना कि हम जब इतना थक जाते हैं तो हम कुछ पल अगर किसी हरियाली को या किसी सुंदर वातावरण को देखते हैं तो हम भी अपने आप में बहुत खुश हो जाते हैं, और उसी खुशी को हम अपने दिमाग को शांति देने का काम करते हैं। अब वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चाय का जो खदबदाना यानी पानी जब उबलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो तक सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, प्यालों में भरी गई, फिर वो प्याले हमारे सामने रख दिए गए। अब आप चित्र में देख रहे होंगे, आपके पास अगर बुक होगी तो यहाँ पर लेखक है और लेखक का मित्र है और एक चाजीन है जो वहाँ पर मेडिटेशन के लिए जिस घर पर वो गए हुए हैं वहाँ क्या बता रहा है। वहाँ हम सिर्फ 3 आदमी थे और एक बार में 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाय है, प्याला दिया गया है उनको, लेकिन उसमें 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं है। हमने होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चाय की ये चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 घूंट चाय है लेकिन 1.5 घंटे तक उन्होंने पिया। क्यों? क्योंकि हमें एक एक घूंट में बिल्कुल शांति से अपने आप को दिमाग से आराम देकर और बिल्कुल उसको शांति से सोचते सोचते धीरे धीरे उसको पीना थी। ये हुआ वहाँ का मेडिटेशन का एक तरीका, वहाँ की एक पद्धति कि इसी तरीके से वहाँ पर जब व्यक्ति, परेशान व्यक्ति या थका हुआ व्यक्ति जाता है तो जापान में उसी को इसी तरह से मेडिटेट किया जाता है, इसी तरह से उसको योग पद्धति में अपनाया जाता है। अक्सर हम या तो पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा, फिर मैंने देखा कि दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई, मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा था। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम भी अपने जब बहुत सारे काम खत्म होने के बाद जब हम एकांत में, अब अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो अपने लिए समय निकाल नहीं पाते, लेकिन जब शाम को सोने के समय पे जब वो अपने बेड पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी शांति महसूस करते हैं। दिन भर का जो भी भागा दौड़ी, ये वो शोर वगैरह जितना भी होता है वो अपने बेड पर जाकर तसल्ली से सोते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को तो जाते से ही नींद आ जाती है बेड पे, क्योंकि वो इतने थके हुए होते हैं कि बिल्कुल गए और सो गए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेड पे जाने के बाद भी घंटों गिनती उनको बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, अपनी दिन भर के कार्यकलाप को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सही हुआ या वो गलत हुआ, अब कल क्या करना है, परसों क्या करेंगे। तो ये सारी सोच सोच के वो जो अपने दिमाग को जो थका देते हैं, बस यही होता है दिमाग को परेशान करना या तनाव का कारण होता है। अब क्या हो रहा है कि अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। निश्चित है हर कोई व्यक्ति यही करता है, या तो जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। सोचने से हम हमारे दिमाग से कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन सोच सोच के हम उसको इतना परेशान कर देते हैं, इतना थका देते हैं कि हमारे कई बार काम बिगड़ भी जाते हैं, कुछ काम हमारे अच्छे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहा है कि हमेशा हर व्यक्ति क्या करता है, दिमाग को परेशान करने के लिए या दिमाग को आराम न देने का हमारा क्या कारण है कि हम या तो जो बीती बातें हैं उनको याद करते हैं, या जो आने वाली है उनको देखा करते हैं, उनको सोचा करते हैं कि अब क्या होगा, ऐसा होगा, कल ये होगा, कल परसों वो होगा, कल हमको ये भी करना है, परसों वो भी करना है। तो खैर वो तो अच्छी चीज़ है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर को हम संवारें, उसके लिए अलर्ट रहें, एक सावधान रहें कि जो चीज़ हमें 2 दिन बाद करनी है उसके लिए परेशानी ना हो तो हम उसको आज ही तैयार कर लें। अभी जैसे आप लोग 10th बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आप निश्चिंत होकर अपना जीवन जिएंगे तो कैसे काम चलेगा। आपको थोड़ी सी चिंता तो होनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी एग्जाम के प्रति, जो कि फाइनल एग्जाम होने वाली है। तो वो एक परेशानी वाला कारण नहीं है, वो तो हमारा फ्यूचर है और उससे तो हमारा ही अच्छा होने वाला है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं करना है, रिलैक्स होके करना है, थोड़ी देर आराम भी करना है, थोड़ी देर पढ़ाई भी करना है, उसको एक प्लानिंग के साथ पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से शायद हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, फिर हमारा दिमाग शायद इतना थकता नहीं है। तो यहाँ पर हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य के काम में। असल में दोनों काल मिथ्या है। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि दोनों काल मिथ्या यानी झूठ है। जो चला गया उसके बारे में भी नहीं सोचना और जो आ रहा है उसके बारे में भी नहीं सोचना, दोनों झूठ है। क्यों? क्योंकि वो तो आया नहीं है और जो चला गया है उसके बारे में हम क्या सोचें, तो दोनों झूठ हैं। हमारे लेखक का ये कहना है कि दोनों के बारे में नहीं सोचो, बल्कि वर्तमान में, प्रेजेंट में जियो। अगर आपका आज का दिन अच्छा है तो आपका कल भी अच्छा होगा, उसको कल को सोचने की जरूरत नहीं है। आज का जो दिन भर का काम है आप पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से करिए, आपका कल हमेशा अच्छा ही होगा।
और जो पिछला गुजर जाएगा उसमें तो कुछ बुरा होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो आज का दिन बिताया है वो तो वापस कल हो जाएगा। तो आज का जो दिन आपने ईमानदारी से बिताया तो उसमें आपको परेशान होकर सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा लेखक हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। और चाय पीते पीते मेरे भी दिमाग से भूत और भविष्य दोनों उड़ गए थे, केवल मैं वर्तमान समय में जी रहा था। जीना किसे कहते हैं उस दिन पता चला, हमारे लेखक को पता चला कि जीना किसको कहते हैं। हम जो आने वाले समय के बारे में सोच सोच के जो परेशान होते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, और जो चला गया उसके बारे में भी हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ये हमारी जैन परंपरा की बहुत बड़ी देन मिली है जापानियों को। अब चलिए जापानियों को मिली है, लेकिन इस पार्ट को अगर हमें पढ़ने के लिए कोर्स में दिया गया है तो निश्चित हम भी इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, और आने वाले समय में हम भी अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे मेडिटेशन के लिए, योग के लिए, और अपने दिमाग को किस तरह से हम आराम दें उसके लिए। तो निश्चित आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा पार्ट है पर इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं PDF फाइल के दौरान आपको सेंड कर दूंगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आप PDF फाइल जब सेंड होगी तो उसमें कुछ गिन्नी के सोने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको उनको अंडरलाइन करके जो जैन की देन पार्ट के जो क्वेश्चन हैं आपको उन्हीं को प्रिपेयर करना है, क्योंकि गिन्नी का सोना पार्ट कोर्स में से कट हो गया है। नेक्स्ट ईयर कभी उसे ऐड किया जाए तो किया जाए, पर बाकी अभी आपको गिन्नी का सोना पार्ट नहीं पढ़ना है। थैंक यू।